नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर। तो गुप्तकालीन कला साहित्य वास्तुकला की हम बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर गुप्तकाल में जो कला है, वास्तुकला है, चित्रकला है, वहां से अगर जो प्रश्न आता है, अगर यहाँ से आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपके सारे क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। तो लास्ट जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसके बारे में बात की थी, जो मंदिर निर्माण कला है उसके बारे में बात की थी, मूर्ति कला है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट आज का जो सेशन है उसमें हम गुप्तकालीन जो साहित्य था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम फोकस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? गुप्तकालीन साहित्य। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? गुप्तकालीन साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण साहित्य है जिसकी रचना गुप्त काल में होती है, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुप्तकालीन जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की जिनसे हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम क्या था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पंचतंत्र, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी विद्यार्थियों? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा हम दूसरा विद्वान है जिनके बारे में बात करने वाले हैं, क्या नाम है? विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त की दो जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दो जो ग्रंथ है उनकी रचना किसके द्वारा की जाती है? विशाख दत्त के द्वारा। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है उसका एक का नाम तो क्या है? मुद्रा राक्षस। और दूसरी जो रचना है उसका नाम क्या है भाई? देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। जो मुद्रा राक्षस है इस पुस्तक से हमको किसके बारे में भी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक से हमको चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के बीच में जो घनानंद का प्रधानमंत्री था, माते था, उसके बीच में जो संघर्ष होता है, जो कहानी होती है, जो युद्ध होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है हमको मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके अलावा धन्वंतरी की अगर हम बात करते हैं तो धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित थे और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की जाती है उसको इतिहास में धन्वंतरी संहिता कहा जाता है, ठीक है। यानी इनका संबंध तो कौन सी चिकित्सा से था? आंसर करना, आयुर्वेद चिकित्सा से। इनका संबंध कौन सी चिकित्सा से था? आयुर्वेद चिकित्सा से इनका संबंध था। और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की जाती है उसको क्या कहा जाता है? धन्वंतरी संहिता, इस नाम से जाना जाता है उसको। धन्वंतरी संहिता के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो विद्वान है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है वाग्भट। जो वाग्भट था प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था और इसके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम था अष्टांग हृदय, ठीक है। तो वाग्भट प्रसिद्ध क्या थे भाई? चिकित्सा शास्त्री। वाग्भट कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। और वाग्भट के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम क्या था? अष्टांग हृदय। उसका नाम क्या था? अष्टांग हृदय। तो वाग्भट कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम क्या मिलता है? अष्टांग हृदय मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालिदास के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालिदास के बारे में। तो कालिदास संस्कृत साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। एक तो ये बात में ध्यान रखिएगा, यानी जो कालिदास थे संस्कृत साहित्य के क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार। कालिदास क्या थे भाई? संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे
और इनको क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है। और कालिदास को क्या कहा जाता है भाई, भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम किसके बारे में, जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, जिनको भारत का मैकियावली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैकियावली ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था द प्रिंस। क्या नाम था भाई, द प्रिंस। उसी प्रकार की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, उसी प्रकार की पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा, अर्थशास्त्र, जिसका विषय भी राजनीति था, द प्रिंस का विषय भी राजनीति था, इसीलिए उनको भारत का मैकियावली कहा जाता है और इनको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, ठीक है। कालिदास की रचनाएं बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कालिदास की जो रचनाएं हैं, 7 रचनाएं, उनको आपको ध्यान में रखना है, जिनमें 2 तो है महाकाव्य, 2 है खंड काव्य और 3 क्या है, नाटक है। देखो कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं, अब कालिदास की रचनाओं में एक तो है रघुवंश, ठीक है, एक है कुमार संभव, ठीक है। एक तो क्या है रघुवंश, एक है कुमार संभव, एक है मेघदूत, एक है ऋतु संहार, एक है मालवी का अग्निमित्रम, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम और एक है विक्रमोर्वशीय, ठीक है। रघुवंश हो गया, कुमार संभव हो गया, इसके अलावा मेघदूत, इसके अलावा हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, ऋतु संहार, इसके अलावा 3 नाटक है इनके, एक का नाम तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक कौन सा है, मालवी का अग्निमित्रम, मालवी का अग्निमित्रम, मालवी का अग्निमित्रम। और एक कौन सा है, विक्रमोर्वशीय, एक कौन सा है भाई, विक्रमोर्वशीय। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो कालिदास की हैं। इनमें विद्यार्थियों आप ये ध्यान रखना कि रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के ये 2 क्या हैं, महाकाव्य हैं, दोनों के दोनों क्या है, महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतु संहार ये क्या है, खंड काव्य, क्या है ये, खंड काव्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी का अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय ये तीनों के तीनों क्या है, नाटक है, तीनों के तीनों क्या है भाई, नाटक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाव्य की, और महाकाव्य में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रघुवंश की। तो रघुवंश जो है 19 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है। सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रघुवंश। तो रघुवंश कितने सर्गों में विभाजित है, तो ध्यान में रखिएगा 19 सर्गों में विभाजित है। रघुवंश कितने सर्गों में विभाजित है, 19 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है। 19 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है जिसका नाम क्या है, रघुवंश, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के जो 40 राजा थे, जो दिलीप से लेकर के 40 राजाओं तक का इतिहास इसमें मिलता है। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक, ठीक है, कहां से लेकर, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 40 राजाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमको कौन से ग्रंथ में मिलती है, रघुवंश में मिलती है। कौन से ग्रंथ में मिलती है भाई, रघुवंश में मिलती है, ठीक है। तो रघुवंश 19 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है जिसमें हमको राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 40 इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सेकंड में बात करूंगी कुमार संभव की। सेकंड में बात करूंगी किसके बारे में भाई, कुमार संभव की, ठीक है। तो कुमार संभव 17 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है जिसमें हमको भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है और कार्तिकेयन का
जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल। कुमार संभव, इसमें हमको पहले तो ध्यान रखना कि कितने सर्गों में विभाजित है, यह कितने सर्गों में विभाजित है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर, एप्लीकेशन पर। तो अगर जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे जाना चाहता है तो प्ले स्टोर से जाकर के सीता चौधरी हिस्ट्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, और बाकी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट तो क्लास देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर सीता चौधरी हिस्ट्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और आपको जो भी कोर्स लेना है, चाहे ग्रेड फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, रीड प्री और मेंस का हो, इसके अलावा पीएसआई का हो, आरएस का हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी जो एग्जाम्स हैं आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की, जहां पर इतिहास से संबंधित जो बातें हैं, जो प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे वो विश्व का इतिहास हो, सारा इतिहास आपको मिलेगा बहुत ही सरल भाषा में। तो सरल भाषा में अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो ज्वाइन तो आपको करना ही पड़ेगा एप्लीकेशन को, ताकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आप 100% सही कर सको, और आपने जो अपने सपने बुने हैं अपने लिए, उन सपनों को पूरा कर सको, साथ ही हमारे सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को भी आप पूरा कर सको। तो इसके लिए तो आपको बहुत ही इजी तरीके से चीजें समझ में आए, आपको वहां जुड़ना चाहिए, और यहाँ पर आपको 100% वही चीजें मिलेंगी कि एक सॉफ्ट तरीके से आपको इतिहास कैसे समझ में आ सकता है। ठीक है, चलो। तो कुमार संभव 17 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है, जिसमें हमको भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमको भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के बारे में भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसकी बात हो रही है, कुमार संभव की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों ऋतु संहार की। तीसरा है ना खंड काव्य है ये पहला, ऋतु संहार। नेक्स्ट जो रचना है कालिदास की, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम क्या है भाई, ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार यह प्रथम काव्य रचना है, प्रथम काव्य रचना है, ध्यान में रखना, खंड काव्य जिसको हम बोल रहे हैं, और 6 सर्गों में विभाजित है। पहली बात तो कितने सर्गों में विभाजित है ये, 6 सर्गों में विभाजित यह कालिदास का प्रथम काव्य है। ठीक है, प्रथम काव्य रचना, प्रथम काव्य रचना। ठीक है, ऋतु संहार 6 सर्गों में विभाजित कालिदास का प्रथम काव्य रचना है। नेक्स्ट हम 4th नंबर पे बात करेंगे मेघदूत की, मेघदूत। ठीक है, तो मेघदूत 2 भागों में विभाजित है। मेघदूत कितने भागों में विभाजित है, पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है यहाँ पे, मेघदूत कितने भागों में विभाजित है। तो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, एक तो है पूर्व मेघ, एक तो कौन सा है भाई, पूर्व मेघ, और दूसरा कौन सा है भाई, उत्तर मेघ। दूसरा कौन सा है, उत्तर मेघ। तो मेघदूत कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है, एक तो पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। एक और चीज ध्यान रखना कि मेघदूत में हमको यक्ष की विरह व्यथा की जानकारी मिलती है, विरह गाथा के बारे में जानकारी। इसमें हमको यक्ष की विरह व्यथा, ठीक है, विरह व्यथा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसकी बात हो रही है, मेघदूत, यक्ष की विरह गाथा के बारे में जानकारी मिलती है किसमें, हमको मेघदूत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम 5वीं रचना जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसके बारे में यही बन गया कि यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ठीक है, यह कालिदास की कैसी रचना है भाई, यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी वाली रचना है ये कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, 7 अंकों में विभाजित है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत कितने अंकों में विभाजित है, 7 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में विभाजित है भाई, क्या आंसर कीजिएगा, 7 अंकों में विभाजित है ये। ठीक है,
और जिसमें हमको हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला, हस्तिनापुर के राजा जिसका नाम क्या था, दुष्यंत, और कण्व राजा, ठीक है, इसमें हमको हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री, कण्व ऋषि की, अच्छा राजा लिख दिया मैंने, ऋषि लिखना है, कण्व ऋषि की पालिता पुत्री जिसका नाम क्या था, शकुंतला, पालिता पुत्री, ठीक है, इनका पालन किया हो, क्या नाम है उनका, शकुंतला। इनके मिलन और इनके विरह व्यथा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात हमने की है यहाँ पे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कैसी रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो कितने अंकों में विभाजित है, 7 अंकों में विभाजित है। और इसमें हमको हस्तिनापुर के शासक दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के बारे में जानकारी मिलती है। संयोग और वियोग के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, छठी रचना के बारे में बात करते हैं, मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट है कौन सी रचना है, कौन सा नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। नेक्स्ट जो रचना है उसका नाम क्या है, मालविका अग्निमित्रम। ध्यान रखिएगा ये कितने अंकों में विभाजित है, तो आंसर करना 5 अंकों में विभाजित है। इक्वेशन तो ये बन गया, यह कितने अंकों में विभाजित है, तो क्या करेंगे, 5 अंकों में विभाजित है। यह कितने अंकों में विभाजित है, 5 अंकों में विभाजित है। और इसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और मालविका के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें हमको शुंग वंश के शासक जिसका नाम क्या था, वही अग्निमित्र, जिसका नाम क्या था, अग्निमित्र, और मालविका के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मालविका के बारे में क्या मिलती है भाई, जानकारी मिलती है। तो इस नाटक में हमको शुंग वंश के शासक जिसका नाम क्या था, अग्निमित्र, और किसके बारे में जानकारी मिलती है, मालविका की प्रणय कथा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। चलो इसके अलावा 7वां जो नाटक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, सबसे अंतिम जो नाटक जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम क्या है, विक्रमोर्वशीय। जो लिखाया है उसमें अंतिम बताया मैंने, विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय की बात करें तो यह भी कितने अंकों में विभाजित है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, यह भी 5 अंकों में विभाजित है, ठीक है। यह भी कितने अंकों में विभाजित है, 5 अंकों में विभाजित है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें हमको पुरुरुवा और उर्वशी की प्रणय कथा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमको पुरुरवा व उर्वशी के प्रणय कथा के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विक्रमोर्वशीय की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों में विभाजित है, विक्रमोर्वशीय में कितने अंकों में विभाजित है, 5 अंकों में विभाजित है, दोनों ही 5 में है। बाकी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कितने भागों में विभाजित है, कितने अंकों में विभाजित है, तो उसमें ध्यान रखना वह 7 अंकों में विभाजित है, ठीक है। कितने अंकों में विभाजित है, 7 अंकों में विभाजित है। हाँ बिल्कुल, तीसरा और अंतिम नाटक की अगर हम बात करते हैं, कालिदास के तीसरे और अंतिम नाटक की बात करते हैं, तो वो कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। चलो तो ये हमने कालिदास के बारे में बात की है, कालिदास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट विद्वान है, साहित्यकार हैं आर्यभट्ट, उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे हम, आर्यभट्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे आर्यभट्ट, ठीक है। क्या क्या थे ये, प्रसिद्ध गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे, जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने कौन सी चीजों का ज्ञान दिया हमको, तो शून्य हुआ, दशमलव हुआ, पाई हुआ, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताया इन्होंने, ठीक है।
चलो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी इन्होंने बताया था। तो इन्होंने हमको ज्ञान दिया कौन सा, शून्य, इसके अलावा दशमलव, इसके अलावा पाई। ठीक है, 22/7, शून्य हुआ, दशमलव हुआ, पाई हुआ, इन सब का ज्ञान हमको किसके द्वारा दिया गया था भाई? इन सब का ज्ञान हमको आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। और इसके द्वारा, इनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी आर्यभट्टीय, ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी आर्यभट्टीय, जिसके कुछ भाग थे, कौन कौन से, जैसे आर्यभट्टीय, 10 गीतिका, गणितपाद, गोलपाद। ठीक है, आर्यभट्टीय जो पुस्तक है वो किसकी है? आर्यभट्ट की है। इसके जो भाग हैं उन भागों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन कौन से भाग हैं? आर्य गणित, 10 गीतिका, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। ठीक है, और एक दूसरा और कौन सा है? काल क्रियापाद। ठीक है, ये सारे के सारे भाग किसके हैं? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक के हैं। तो आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसके 4 भाग हैं, 10 गीतिका, गणितपाद, गोलपाद और काल क्रियापाद। ठीक है, बिल्कुल। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का निवासी था, ये भी ध्यान में रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी किसने दिया था? आर्यभट्ट ने ही दिया था। तो आर्यभट्ट ने और क्या काम किए थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। इसके अलावा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण भी किसके द्वारा ही बताया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था। कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना के निवासी थे आर्यभट्ट। गणित और ज्योतिषाचार्य थे आर्यभट्ट। उन्होंने हमको शून्य का ज्ञान दिया, दशमलव का ज्ञान दिया, पाई का ज्ञान दिया। उनकी पुस्तक आर्यभट्ट, जिसके 4 भाग हैं, 10 गीतिका, गणितपाद, गोलपाद, काल क्रियापाद। उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया हमको। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण किसके द्वारा बताया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। एक व्यक्ति है शूद्रक, ठीक है, शूद्रक, इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था मृच्छकटिकम। ठीक है, इनके द्वारा कौन से पुस्तक की रचना की गई थी? मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा ही की गई थी। और एक और ध्यान में रखना, इसका मृच्छकटिकम का अर्थ होता है माटी की गाड़ी। क्लियर? अब एक था सुश्रुत, ये भी साहित्यकार थे इस समय के। सुश्रुत प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत का संबंध कौन सी चिकित्सा से था? तो शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? सुश्रुत संहिता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक की रचना इन्हीं के द्वारा की जाती है। क्लियर? एक था अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा अमर कोश की रचना की गई थी। अमर सिंह के द्वारा किसकी रचना की गई थी? अमर कोश की रचना की गई थी। ठीक है, नाम सुना होगा आपने फाहियान का। फाहियान, देखो जब क्वेश्चन आता है फाहियान का, हिंसांग का, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने कौन सी रचना लिखी, कौन किसके दरबार में आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में और फिर गलत हो जाते हैं। तो फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आता है और इसके द्वारा जो रचना लिखी जाती है उस रचना का नाम था फो क्यू की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत आने वाले
पहले कैसे यात्री थे? चीनी यात्री थे। फाहियान भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको इतिहास में हम विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमांक कहते हैं, परम भागवत जिन्होंने उपाधि धारण की थी, शकारी उपाधि जिन्होंने धारण की थी, ठीक है, जिनको इतिहास में देवराज, देवगुप्त, देवश्री, ठीक है, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, जिनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, वरुचि, ठीक है, वेताल भट्ट, वरुचि, वाराह मिहिर, शपणक, शंकु और घटकर पर। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं था, तो उन्हीं के दरबार में ये आते हैं और इनके द्वारा जिस पुस्तक की रचना की जाती है उस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या था? फो क्यू की, क्या नाम था भाई? फो क्यू की, फाहियान ने फोन क्यों किया, इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। अब तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं कि हेनसांग के बारे में भी क्वेश्चन, लेकिन मैं ये समझा रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे नोट नहीं करा रही हूँ ये, ठीक है, क्योंकि मैं हर्षवर्धन वर्धन वंश का ये पॉइंट बता रही हूँ, इसलिए मैं नोट लगा के लिख रही हूँ। कई बार क्वेश्चन हेनसांग का भी आ जाता है, ठीक है, टॉपिक से अलग नोट लगा के बात बता रही हूँ। हेनसांग याद रखना, हर्षवर्धन के समय ये आता है। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इस वंश का जो शासक था महत्वपूर्ण, जिसका नाम था हर्षवर्धन, इसके समय ही आता है और इसके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम था सी यू की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय आता है और इसके द्वारा जिस पुस्तक की रचना की जाती है उस पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया, उसकी पुस्तक का नाम था फो क्यू की, और हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की, ठीक है। वापस चलते हैं, तो हमने फाहियान तक की बात कर ली है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, कंटिन्यू चलते हैं, वाराह मिहिर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात कर ले हैं, वाराह मिहिर। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे वाराह मिहिर। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि वाराह मिहिर का संबंध किससे था? तो क्या थे ये? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अब देखो, जब वाराह मिहिर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ की जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां पे पूछी जाती है, जैसे कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, ऐसी जो बुक्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो पीछे लिख देती हूँ, इनकी जो पुस्तकें हैं वो ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है पुस्तकें, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं पुस्तकें? पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, इसके अलावा बृहत संहिता, ठीक है, इसके अलावा बृहत जातक, और इसके अलावा लघु जातक। हाँ, कौन सी है? बृहत जातक, लघु जातक, ये चारों की चारों किताबें वराह मिहिर की हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये पंच सिद्धांतिका है, ये बार बार आरपीएससी में पूछी जा चुकी है कि पंच सिद्धांतिका पुस्तक का रचयिता कौन था? तो आंसर क्या कीजिएगा? वराह मिहिर। इसके अलावा बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, ये सारी की सारी किताबें, सारी की सारी जो पुस्तकें हैं वो किनकी हैं? किनकी हैं भाई? वाराह मिहिर की, ठीक है। ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति लग रहे थे कि हाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी जो बुक्स हैं, जो साहित्य है, ठीक है, उस साहित्य के बारे में हमने यहाँ पर बात की है कि कौन कौन सी रचनाएं किसकी हैं। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र है, मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, ठीक है, धनवंतरी संहिता है, अष्टांग हृदय है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे रघुवंश की, कुमार संभव की, मेघदूत की, ऋतुसंहार की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, मालविकाग्निमित्रम की, विक्रमोर्वशीय की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनकी जो डिटेल्स है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्रथम नाट्य रचना कौन सी है? प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ठीक है, प्रथम नाट्य रचना मालविका अग्निमित्रम है। सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है।
प्रथम नाटक और अंतिम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। किसका विषय क्या है, यानी उसमें हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा यहाँ पर कितने सर्गों में विभाजित है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर हमने बात की है आर्यभट्ट की, तो इनका संबंध कौन सी चिकित्सा से था, यानी कौन से सेक्टर में इन्होंने अपना विशेष इनका रोल था। ठीक है, इन्होंने हमको कौन सा ज्ञान दिया था, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसके भाग हैं, जो पुस्तक के भाग हैं चारों, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। मृच्छकटिकम पुस्तक किसकी है, सुश्रुत संहिता की रचना किसने की थी। एक और चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, इनको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी का पिता। क्या कहा जाता है इनको, प्लास्टिक सर्जरी का पिता। किसको, सुश्रुत को कहा जाता है। शल्य चिकित्सक थे और उनको प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। फाहियान पहला चीनी यात्री था। फोक्यू की नामक पुस्तक की रचना की थी। वाराहमिहिर खगोल शास्त्री था, जिसने पंच सिद्धांति का वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, ठीक है, आदि रचनाएं लिखी थी। इसके अलावा और भी कुछ रचनाएं हैं गुप्त काल की, जैसे काव्यादर्श, दश कुमार चरित्र, दश कुमार चरित्र, ये पुस्तक किसने लिखी थी, दंडिन। ये पुस्तक किसकी है, दंडिन। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र, ये पुस्तक किसकी है, दंडिन की है। इसके अलावा बात करेंगे किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय ये रचना किसकी है भाई, भारवी की रचना है ये किरातार्जुनीय। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ रावण वध। बताओ ये रचना किसकी है, रावण वध जो रचना है किसकी है। चलिए ठीक है, रावण वध रचना किसकी है, वत्स भट्टी की रचना है। रावण वध ये जो रचना है वो किसकी है भाई, वत्स भट्टी की रचना है। इसके अलावा न्यायावतार, न्यायावतार ये किसकी रचना है, सिद्धसेन की रचना है। ठीक है, कौन सी, न्यायावतार, ये रचना किसकी है, सिद्धसेन की है। इसके अलावा विशुद्धि मग ये रचना किसकी है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि विशुद्धि मग ये रचना किसकी है, विशुद्धि मग, विशुद्धि मग किसकी रचना है, ये बुद्धघोष की। विशुद्धि मग की रचना किसके द्वारा की गई थी, बुद्धघोष के द्वारा विशुद्धि मग की रचना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा चंद्र व्याकरण एक और जो बुक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है भाई, चंद्र व्याकरण। क्या नाम है, चंद्र व्याकरण। और ये रचना किसकी है, चंद्रगोमिन की रचना है। यह किसकी रचना है, चंद्रगोमिन की रचना है। तो काव्यादर्श 10 कुमार चरित्र दंडिन की रचना है। किरातार्जुनीय भारवी की रचना है। रावण वध वत्स भट्टी की रचना है। न्यायावतार सिद्धसेन की रचना है। विशुद्धि मग बुद्धघोष की रचना है। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक आप याद रखना, कामसूत्र वात्स्यायन, ये जो रचना है ये किसकी है, वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, और चंद्र व्याकरण ये किसकी रचना है, चंद्रगोमिन की रचना है। चंद्र व्याकरण किसकी रचना है भाई, चंद्रगोमिन की क्या है, रचना है। इसके अलावा बीच बीच में हमने बात भी कर ली है कि किस प्रकार से विज्ञान का आविष्कार हुआ था। जो आर्यभट्ट है उन्होंने हमको क्या जानकारी दी है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। तो शासकों के अलावा जो हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में, गुप्तकालीन
आपका जो टॉपिक था गुप्तकालीन, इसमें हमने बात कर ली थी कला, वास्तुकला और चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य। ये जो सारा टॉपिक है जिसमें हमने डिवाइडेशन करके पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है भाई। मेन टॉपिक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर निर्माण कला की। मंदिर निर्माण कला हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा मूर्ति कला गुप्तकालीन। उसके बाद में हमने गुप्तकालीन चित्रकला की बात कर ली है। उसके बाद में हमने गुप्तकालीन साहित्य व विज्ञान की बात कर ली है। साहित्य व विज्ञान की भी क्या कर ली है, बात कर ली है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है आपका गुप्तकालीन कला, वास्तुकला और साहित्य, कला, वास्तुकला और साहित्य, ठीक है, ये हमने आज यहाँ पे देखा है। मंदिर कंप्लीट कर लिए थे हमने कि कौन कौन से यहाँ से गुप्तकाल के मंदिर हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम जैसे कुछ बात कर सकते हैं कि इसके बारे में, गुप्त अभिलेखों के बारे में। गुप्त काल में जो अभिलेख मिले हैं, गुप्त काल में जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभिलेख हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, जिसका दूसरा नाम इलाहाबाद लेख भी मिलता है, जिसका दूसरा नाम क्या भी मिलता है, इलाहाबाद लेख भी मिलता है। और इलाहाबाद तो आप जानते हो कहाँ से मिला है, फिर यूपी में ये हमको प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी वो तो थी संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी वो कौन सी थी भाई, संस्कृत थी। लिपि थी ब्राह्मी। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। शैली कौन सी थी, शैली कौन सी थी, चंपू, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण होता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण होता है। रचयिता कौन था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो रचयिता कौन था भाई, हरिशेन था। रचयिता कौन था, हरिशेन था। लेकिन इस प्रयाग प्रशस्ति को स्तंभ पर किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो क्या आंसर कीजिएगा, तिलभट्ट। इसको स्तंभ पर किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो तिलभट्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है किसके बारे में, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति भाषा कई बार पूछी जा चुकी है, रचयिता कई बार पूछा जा चुका है। भाषा संस्कृत थी और रचयिता कौन था, हरिशेन था। लेकिन इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण कराने वाला कौन था, तिलभट्ट था। चलो, दूसरा अभिलेख जिसके बारे में बात करूंगी, मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ से मिला है, दिल्ली से मिला है, दिल्ली से मिला है। और इस अभिलेख से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख से हमको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको इतिहास में विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अभिलेख जिसके बारे में मैं बात करूंगी, उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख एमपी से हमको प्राप्त हुआ है, भिलसा एमपी। और इससे भी हमको किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको इतिहास में हम विक्रमादित्य कहते हैं, उसके बारे में ही क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे उदयगिरी गुहालेख के बाद में हम बात करेंगे भीतरी स्तंभ लेख। भिलसर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। भिलसर स्तंभ लेख, भिलसर स्तंभ लेख कहाँ से मिला है, यूपी से। और इससे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। भिलसर अभिलेख की बात कर रही हूं मैं। भिलसर अभिलेख
यूपी से मिला है, कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 5वें नंबर का भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख ये भी हमको कहाँ से मिला है भाई? यूपी से मिला है। और इस लेख से हमको गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख यूपी से मिला है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 6वें नंबर पर जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिला है भाई? गुजरात से मिला है। और इसमें हमको गुप्त शासक जिसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त था, उसके बारे में ही जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इस समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था कर्णदत्त, उसका पुत्र जो चक्रपाली था, उसके द्वारा यहाँ पे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल। गढ़वा अभिलेख की बात कर लेते हैं 7वें नंबर पर। गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख बताइए कहाँ से मिला है गढ़वा अभिलेख? और इसमें हमको किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? गढ़वा अभिलेख कहाँ से मिला है और इससे हमको किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल, हाँ जी, सही कह रहे हो, यूपी से मिला है। और इससे भी हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में इस अभिलेख से हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? कहोम अभिलेख के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से अभिलेख के बारे में? कहोम अभिलेख के बारे में। एक क्वेश्चन तो ये कहाँ से मिला है, और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इससे हमको किस शासक के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कहोम अभिलेख की बात कर रही हूं मैं, बताइएगा क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये भी कहाँ से मिला है? यूपी से ही मिला है। और इससे भी हमको गुप्त शासक जिसका नाम क्या था भाई? स्कंदगुप्त था, उसके बारे में ही क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको गुप्तकालीन कला, साहित्य, वास्तुकला की सारे जो पॉइंट्स बन सकते थे, मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे फैक्ट्स, सारे जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंने समझाई है। तो आप जो भी विद्यार्थी हैं एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, या अगर यूट्यूब पे हैं एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से जाकर सीता चौधरी हिस्ट्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और वहां से आपको जो भी कोर्स लेना है वो कोर्स आप ले सकते हैं। जो भी इतिहास से संबंधित बातें बहुत ही सरल भाषा में आपको सीखनी है, वो बातें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी आप जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इतिहास की और महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।